और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सके। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। चैनल पर पहली बार है तो आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर मैसेज करके आप मेरे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं और आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है तो भी आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक कर लिया होगा, शेयर कर लिया होगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज की क्लास में हम लोग 100+ एमसीक्यूज को करने वाले हैं, और ये जो 100+ एमसीक्यूज करने वाले हैं ये बहुत ही बेहतरीन वाले होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आज की क्लास नहीं देखोगे ना तो फिर आप लास्ट में देखोगे कि आपने क्या मिस किया है। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, मोहिनी अट्टम नामक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से है? तो बताइएगा क्या आ जाएगा। मोहिनी अट्टम अगर हम लोग बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु है या फिर उड़ीसा है। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताएंगे। आपसे क्या कह रहा है, आपसे मोहिनी अट्टम के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मोहिनी अट्टम के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। देखो, केरल के दो नृत्य आपको याद रखने, ठीक है, कौन कौन से? तो केरल में अगर हम लोग बात करेंगे तो दो नृत्य आपको याद रखने। एक तो मोहिनी अट्टम है, ठीक है, क्या है? तो एक तो मोहिनी अट्टम है, एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको जो याद रखना है वो है कथकली, ठीक है, क्या है? तो दूसरा आपको कथकली याद रखना है। ठीक है, तो ये दो नृत्य आपको केरल में याद रखने हैं। तीसरी चीज आपको याद रखना है, जो यहाँ का उत्सव है, तो यहाँ पर ओणम नामक उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, केरल में क्या होता है, तो कोई केरल में ओणम नामक उत्सव मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? बहुत ही महत्वपूर्ण वाली आज की क्लास होने वाली है, और अगर आज की क्लास आप नहीं देख रहे हो ना तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आपके 2025 के एग्जाम में। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? क्या आंसर करेंगे? ओडिसी होगा, कुचिपुड़ी होगा, मोहिनी अट्टम होगा या फिर भरतनाट्यम होगा। देखो, ओडिसी नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो ओडिसी नृत्य जो है ये कहाँ पर? तो ये ओडिशा में। ठीक है, कहाँ पर? तो अगर हम लोग बात करेंगे ओडिसी नृत्य की, तो ओडिसी नृत्य कहाँ पर? तो ये ओडिशा में। कुचिपुड़ी अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी हमने बताया, ठीक है, कुचिपुड़ी अगर हम लोग बात करें, कुचिपुड़ी कहाँ पर होगा? तो ये होगा आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो आप आंसर करोगे आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, मोहिनी अट्टम अभी हम लोगों ने बात की थी केरल का। ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ का? तो केरल का नृत्य है। और भरतनाट्यम अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ का? तो ये तमिलनाडु का। ठीक है, अब पद्मा सुब्रमण्यम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका संबंध किससे? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, भरतनाट्यम तमिलनाडु से। ठीक है, कहाँ से? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से। ठीक है, अच्छा, तमिलनाडु के संदर्भ में भी अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु के संदर्भ में आपको क्या करना है? तो यहाँ पर आपको नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो भरतनाट्यम याद रखना। और यहाँ पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव होता है, वो कौन सा है? तो वो है जल्लीकट्टू। ठीक है, कौन सा? तो यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण उत्सव होता है, कौन सा? जल्लीकट्टू। और दूसरा जो आपको याद रखना है वो क्या है? तो पोंगल है। तो जल्लीकट्टू और पोंगल ये दो उत्सव आपको याद रखने कहाँ पर? तमिलनाडु में, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? मणिपुर से, सौत्रिया से, कथकली से, कथक से? बताइएगा क्या हो जाएगा। झावेरी बहनों का संबंध बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की बहुत ही बेहतरीन वाली क्लास है, और आज की क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही साथ मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, ठीक है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर भी आप मुझसे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप जुड़ेंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा। करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, मणिपुर से। ठीक है, कहाँ से? तो झावेरी बहनों का संबंध कहाँ से? मणिपुर से। ठीक है,
अगर हम लोग कथक की बात करेंगे तो कथक ये कहाँ का, तो ये उत्तर प्रदेश का नृत्य, ठीक है। कथक कहाँ का, तो उत्तर प्रदेश का है। और सत्रिया अगर हम लोग बात करेंगे तो सत्रिया कहाँ का नृत्य है, तो आप कहोगे असम का है, ठीक है। कहाँ का, असम का। मणिपुर में अगर हम लोग बात करें तो मणिपुर में आपको दो चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है, एक तो आपको लोकटक झील याद रखनी है, ठीक है। क्या है, तो मणिपुर में एक तो आपको लोकटक झील याद रखनी है। दूसरा आपको याद रखना है, इसी लोकटक झील में भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। क्या है, इसी लोकटक झील में अगर हम लोग बात करेंगे तो एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का अगर हम लोग बात करेंगे तो एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है काबू लामजाओ, ठीक है। क्या नाम है, तो जिसका नाम है काबू लामजाओ। तो ये विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको मणिपुर में लोकटक झील में देखने को मिलेगा। तो ये दो चीजें आपको याद रखना मणिपुर के संदर्भ में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने का काम करना, ठीक है। तो एक तरफ आपको शास्त्रीय नृत्य दिए गए और उस दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो उनसे संबंधित, ठीक है, नर्तकों के नाम दिए गए और आपको मिलान करना है। देखो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको बिल्कुल एकदम तैयार रहना है, ठीक है। क्या करना है, तो आपको एकदम तैयार रहना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक सा है, एक तरफ शास्त्रीय नृत्य है और दूसरी तरफ नर्तक है और आपको मिलान करना है। 100+ एमसीक्यूज आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं, लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत ही हेल्पफुल ये क्लास होने वाली है। बताइएगा क्या आ जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो कथक, तो कथक से आपको पता है, मैंने कई बार आपको बताया क्या आ जाएगा, कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है और यहाँ से कौन है, बिरजू महाराज। तो पहले का तीसरा आपको कहाँ पर, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन संख्या सी में दिख रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, तो दूसरे का ओडिशा की बात करेंगे तो ओडिसी का जो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, केलू चरण महापात्रा हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे मोहिनी अट्टम, तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके कौन, ये हो जाएंगे सुनंदा, ठीक है, नायर हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, सुनंदा नायर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, उसके बाद अगर हम लोग कथक कली की बात करेंगे तो ये कौन हो जाएंगे, तो मृणालिनी साराभाई हो जाएगी। और मृणालिनी साराभाई को विशेष रूप से आप याद रखेंगे, बिरजू महाराज को आप विशेष रूप से याद रखेंगे। इन लोगों को डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, तो ऐसे डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे, बताएंगे क्या जाएगा, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है, कुचिपुड़ी से है, सत्रिया से है, भरतनाट्यम से, या फिर मणिपुरी से। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे, क्या आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे, क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या आपका हो जाएगा ए, कुचिपुड़ी से, ठीक है। किससे, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर दोगे, कुचिपुड़ी से संबंधित है यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, क्या आंसर करोगे, कुचिपुड़ी अगर आपसे पूछ ले कुचिपुड़ी जो है तो ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तब क्या आंसर करोगे। अगर कुचिपुड़ी पूछ लेगा तो आंसर क्या करोगे, तभी आज ही बताया था आप लोगों को, आंध्र प्रदेश कर दोगे, ठीक है। कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम व अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा, तो कौन सा नृत्य है, कौन सा शास्त्रीय क्लासिकल डांस है जिसको दासी अट्टम व अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथकली है, कथक है, क्या आंसर करेंगे, छठवें प्रश्न का आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम व अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। ऑप्शन संख्या आप आंसर कर दोगे ए, भरतनाट्यम हो जाएगा, ठीक है। आ जाएगा तो भरतनाट्यम कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में छऊ नृत्य को कब शामिल किया गया। अब देखो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जो छऊ नृत्य है तो ये किस राज्य से संबंधित है। छऊ नृत्य के लिए आप क्या करोगे, कौन सा राज्य बताओगे, तो आप कहोगे झारखंड। छऊ नृत्य के लिए आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे झारखंड, ठीक है। छऊ नृत्य के लिए आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे झारखंड। और झारखंड का जो ये छऊ नृत्य है तो ये यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में किस वर्ष शामिल किया गया, तो ये आंसर करना है आप लोगों को। बताइएगा क्या हो जाएगा, 2006, 2008, 2010 या फिर 2012। आंसर क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर दिएगा, तो करेक्ट आंसर हम लोग कर देंगे ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी, 2010 में, ठीक है। कब, तो 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया, ठीक है। अच्छा, यूनेस्को की अगर हम लोग बात कर ले, यूनेस्को की स्थापना कब हो रही है, तो आप आंसर करोगे 1945 में यूनेस्को की स्थापना हो रही है, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप कह दोगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। कहाँ पर, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में आपको, ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यूनेस्को की अगर हम लोग बात कर लें तो यूनेस्को ने 41वां, अगर आपसे पूछ ले 41वां विश्व विरासत स्थल किसको चुना है।
यूनेस्को ने 42वां विश्व विरासत स्थल किसको चुना है और यूनेस्को ने 43वां विश्व विरासत स्थल किसको चुना है? तो जरा ये मुझे फटाफट आप लोग बताइएगा, ठीक है। यूनेस्को की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूनेस्को ने भारत में 41वां विश्व विरासत स्थल किसको चुना है, ठीक है। 42वां विश्व विरासत स्थल किसको चुना है और 43वां विश्व विरासत स्थल किसको चुना है? ये जरा मुझे फटाफट आप लोग बताइएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, बताइए क्या जाएगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में अगर हम लोग बात करेंगे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, कौन सा बताएगा क्या हो जाएगा? तो दैमाबाद है, धौलावीरा है, कालीबंगा है या फिर लोथल है? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनेस्को किस सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को भी यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया? तो आंसर कर दोगे आप, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा, ठीक है। धौलावीरा को अगर हम लोग बात करें, धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं, ठीक है। क्या होता है? धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। और ये धौलावीरा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये धौलावीरा आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर? तो गुजरात में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है धौलावीरा एकमात्र नगर है जो 3 भागों में विभाजित है, ठीक है। क्या है? तो धौलावीरा एकमात्र नगर है जो क्या हो रहा है, जो 3 भागों में विभाजित है, ठीक है। बाकी सारे नगरों की बात करेंगे तो 2 भागों में, लेकिन धौलावीरा 3 भागों में विभाजित। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहाँ से हमको शिलालेख के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है? तो धौलावीरा से हमको शिलालेख के प्रमाण मिल रहे हैं, धौलावीरा से हमको स्टेडियम के प्रमाण मिल रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है? तो धौलावीरा से हमको शिलालेख के प्रमाण मिल रहे हैं, धौलावीरा से हमको स्टेडियम के प्रमाण मिल रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और धौलावीरा जो है ये यूनेस्को के द्वारा 40वां विश्व विरासत स्थल चुना गया था, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो यूनेस्को के द्वारा 40वां विश्व विरासत स्थल चुना गया है किसको? तो 40वां विश्व विरासत स्थल चुना गया है धौलावीरा को, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है, इसकी पहचान करना है। एक तरफ आप यूनेस्को के आपको कुछ विश्व धरोहर स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिया गया। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, असत्य है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या आ जाएगा। चलिए फटाफट बताएंगे क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो आपसे कह रहा है जो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या फिर रामप्पा मंदिर ये यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था और ये कर्नाटक में कह रहा है। तो कर्नाटक नहीं होगा, ये कहाँ पर है? तो ये अगर हम लोग काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा मंदिर की बात करेंगे तो ये कहाँ पर? तो ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला जो क्षेत्र वहां पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना में है, ठीक है। रामप्पा मंदिर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में, ठीक है। कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर, ये कर्नाटक में नहीं। तो पहला ये हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमको गलत ही बताना था। नालंदा महाविहार जो है तो ये बिहार में है, ये तो सबको पता है। रानी की वाव अगर हम लोग बात करेंगे, रानी की बावड़ी जो है तो ये गुजरात में है। और कार्बूजियर का वास्तुशिल्प अगर हम लोग बात करेंगे तो ये चंडीगढ़ में। तो ये बाकी सारे तो सही सुमेलित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। महान जीवित चोल मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बिहार में। तो बताइएगा क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग चोल राजाओं की बात करें तो आपको पता है चोल राजा जो है, ठीक है, चोल राजा जो है तो वो कहाँ पर? तो वो दक्षिण भारत में शासन करते थे, ठीक है। दक्षिण भारत में कहाँ पर? तो आंसर कर देंगे तमिलनाडु में, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। महान जीवित चोल मंदिर किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया था? चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या आ जाएगा। तो सरहुल त्योहार कहाँ पर मनाया था? मेघालय में, झारखंड में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। सरहुल त्योहार कहाँ पर मनाया था? देखो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। हर बार इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को भी आप लोगों को पढ़ना है। क्या हो जाएगा? सरहुल त्योहार अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा? तो आंसर कर दोगे झारखंड में, ठीक है। कहाँ पर? तो सरहुल अगर हम लोग त्योहार की बात करेंगे क्या आ जाएगा? तो झारखंड, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ आपको कुछ महत्वपूर्ण त्योहार दिए गए और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा? तो दूसरी तरफ आपको राज्यों के नाम दिए गए, ठीक है। और आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। कोट के आधार पर आपको इस प्रश्न का आंसर करना। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे चापचर कुट दे रहा है, धानु जात्रा उत्सव दे रहा है, मकर विलक्कू दे रहा है और ठीक है क्या हो रहा है, और हरेली आपको दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइएगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना।
तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे चापचरकुट की, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये मिजोरम है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहले का तीसरा, ठीक है। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन संख्या डी में आपको दिख रहा है, ठीक है। कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन संख्या डी में आपको दिख रहा है, ठीक है। धनु यात्रा की हम लोग बात करेंगे, धनु यात्रा आपको कहाँ पर, तो ये उड़ीसा में देखने को मिलेगा। मकर विलुक को अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको केरल में देखने को मिलेगा। और हरेली उत्सव की हम लोग बात करेंगे तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा महोत्सव मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है, तो बताइएगा कौन सा महोत्सव है जो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। निमाड़ी मिर्ची महोत्सव, खजुराहो महोत्सव, फ्लेमिंगो महोत्सव या फिर मांडू महोत्सव। तो बताइएगा क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या जाएगा, तो निमाड़ी मिर्ची महोत्सव, खजुराहो महोत्सव, फ्लेमिंगो महोत्सव और मांडू महोत्सव। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कौन सा मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, फ्लेमिंगो महोत्सव जो है तो ये मध्य प्रदेश में नहीं होता। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे, फ्लेमिंगो महोत्सव, ठीक है। बथुकम्मा और बोनालू किस राज्य के प्रमुख त्योहार हैं, तो बताइएगा क्या जाएगा, बथुकम्मा, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या जाएगा, तो बथुकम्मा अगर हम लोग बात करें, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा, तो बथुकम्मा और बोनालू किस राज्य के प्रमुख त्योहार हैं, तेलंगाना के, असम के, बिहार के या फिर मणिपुर के। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, चलिए जल्दी से बताइएगा, लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। हम लोग पूरा आज जो है सांस्कृतिक जो हमारा सिलेबस है, तो वहां से हम लोग बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की तरफ, ठीक है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या करेंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, तेलंगाना, ठीक है। ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है, तो आज ही के सेशन में मैंने आप लोगों को बताया और पहले ही क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर किया था। तो अगर जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हैं और ध्यानपूर्वक इस क्लास को देख रहे हैं तो वो इस प्रश्न का आंसर कर पाएंगे। ओणम किस राज्य में मनाया जाता है, बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, केरल में। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, केरल में, ठीक है। ओणम कहाँ पर, तो केरल में। तमिलनाडु में हम लोग क्या मना रहे थे, तो तमिलनाडु में हम लोग पोंगल मना रहे थे, ठीक है। क्या कर रहे थे, तो तमिलनाडु में हम लोग पोंगल मना रहे थे, ठीक है, याद रखेंगे। अंबुबाची मेले का संबंध किस राज्य से, बिहार से, असम से, छत्तीसगढ़ से, नागालैंड से, बताएंगे। अंबुबाची मेले का संबंध किससे, बताइएगा। आज की क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आप बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हो, क्योंकि आज के सेशन में मैंने बहुत महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को कराने वाला हूँ, ठीक है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग आज के सेशन में कर रहे हैं। अगर आज की इस क्लास को आप नहीं कर रहे हो तो फिर आप देखोगे एग्जाम में कितने सारे प्रश्न आपके आज की इसी एक क्लास से देखने को आपको मिलने वाले हैं, और 100+ MCQs आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। अंबुबाची मेले का संबंध किससे, क्या आंसर हो जाएगा, बिहार है, छत्तीसगढ़, नागालैंड या फिर असम। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, असम है, ठीक है। क्या है, असम। अच्छा, नागालैंड के संदर्भ में आपको दो चीजें याद रखनी है, ठीक है, तीन चीजें याद रखनी है। एक तो नागालैंड जो है तो इसकी स्थापना कब हो रही है, तो नागालैंड की स्थापना हो रही है 1963 में। दूसरी चीज आपको याद रखना है, नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा क्या है, जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, ठीक है। नागालैंड की स्थापना कब हो रही है, तो 1963 में हो रही है। दूसरा आपको याद रखना है, नागालैंड राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या है, वो अंग्रेजी है। और तीसरा आपको याद रखना है, नागालैंड में क्या करते हैं, तो हॉर्नबिल महोत्सव मनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको नागालैंड के संदर्भ में याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, गोवा में, मिजोरम में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में। सिग्मो महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं, बताएगा, तो गोवा होगा, मिजोरम होगा, झारखंड होगा, आंध्र प्रदेश होगा। बताएंगे क्या जाएगा, सिग्मो महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं, तो आंसर कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए आंसर करोगे, गोवा में मनाते हैं, ठीक है। कहाँ पर, गोवा में मनाते हैं। और गोवा जो है तो ये क्या है, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। क्या है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे गोवा की, तो गोवा जो है ये सबसे छोटा राज्य है, याद रखिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, तो सबसे छोटा राज्य, ठीक। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से असुमेलित कथन का चयन कीजिए। एक तरफ मेला है और दूसरी तरफ राज्य, ठीक है। तो कौन सा मेला किस राज्य से सही सुमेलित नहीं है, आप लोगों को बताना। गंगा सागर मेला, सूरज कुंड मेला, पुष्कर मेला, माधवपुर मेला। तो बताइएगा क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। एक तरफ आपको मेलों के नाम दिए गए और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या किया गया, तो दूसरी तरफ आपको राज्य का नाम दिया गया है और आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो, गंगा सागर मेला जो है ये पश्चिम बंगाल में लगता है, बिल्कुल एकदम सही है। सूरज कुंड मेला अगर हम लोग बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो है ये हरियाणा में लगता है, बिल्कुल सही। पुष्कर मेला अगर हम लोग बात करेंगे तो पुष्कर मेला जो है तो ये कहाँ पर, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं लगता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पुष्कर मेला जो है
तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं लगता है, बल्कि कहाँ पर लगेगा, बल्कि ये लगता है राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ पर, तो राजस्थान में लगेगा अजमेर में। ठीक है, कहाँ पर, अजमेर में, याद रखिएगा अजमेर में, जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, क्या है, तो अजमेर में अगर हम लोग बात करेंगे तो अजमेर में ये पुष्कर मेला लगता है, जहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ आपको पुष्कर मेले के संदर्भ में एक बात और याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, तो जो ये पुष्कर मेला है, ठीक है, क्या है, तो ये जो पुष्कर मेला है, ठीक है, तो पुष्कर मेला जो है, तो ये एक क्या है, तो ये एक पशु मेला है। ठीक है, क्या है, तो ये एक पशु मेला है। ठीक है, पुष्कर मेला क्या है, तो ये एक पशु मेला है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, जरा अब यूपी वाले और बिहार वाले जरा फटाफट मुझे दोनों लोग जरा बताइएगा कि आपके यहाँ कौन कौन सा पशु मेला लगता है। बिहार वाले जल्दी से बताओ कि बिहार में कौन सा पशु मेला लगता है, और यूपी वाले जल्दी से बताओ कि यूपी में कहाँ पर पशु मेला लगता है। जल्दी से आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ महत्वपूर्ण उत्सव है और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण राज्य, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखो, अगर हम लोग बिहार में बात करेंगे तो बिहार में क्या हो रहा है, तो बिहार में सोनपुर मेला लगता है। ठीक है, बिहार में कौन सा, तो बिहार में सोनपुर मेला लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यूपी में अगर हम लोग बात करेंगे तो यूपी में बलिया में आपका ददरी मेला लगता है। ठीक है, कौन सा, तो ददरी मेला लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आगरा में अगर हम लोग बात करेंगे तो आगरा में एक लगता है बटेश्वर मेला। ठीक है, तो यूपी वाले याद रखिएगा, यहाँ पर यूपी में ये 2 पशु मेले हैं। ठीक है, एक तो आपका बलिया में लगता है ददरी मेला, पशु मेला है, महत्वपूर्ण है। और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो आगरा में लगता है बटेश्वर मेला, तो ये भी एक पशु मेला है। और बिहार में अगर हम लोग बात करेंगे तो सोनपुर सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। ठीक है, काला घोड़ा उत्सव अगर हम लोग बात करें तो काला घोड़ा उत्सव आप कर दोगे किसको, महाराष्ट्र को कर दोगे। ठीक है, किसको कर दोगे, महाराष्ट्र को कर दोगे। कोणार्क की अगर हम लोग बात करेंगे, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको, ठीक है, उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो उड़ीसा में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसका अगर हम लोग बात करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। ठीक है, कलपथी रथ महोत्सव की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये केरल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये केरल हो जाएगा। ठीक है, और मड़ई महोत्सव एक ही ऑप्शन में आपका बचा है, तो मड़ई महोत्सव कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन संख्या सी में दिख रहा है। ऑप्शन संख्या सी आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा, बताइएगा क्या हो जाएगा। भारतीय फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा। आज की क्लास अगर आप पूरी कंप्लीट नहीं देखोगे तो बहुत बड़ा आप अपना नुकसान करने वाले हो। बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चंस आज के सेशन में हम लोग करने वाले। भारतीय फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, क्या आंसर करेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, पद्म विभूषण है, सरस्वती पुरस्कार। तो फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो जाएगा, आंसर कर देंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। ठीक है, कौन सा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब हो रही है, तो इसकी शुरुआत हो रही है 1969 में, 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। भारतीय फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और अगर आपसे पूछ ले कि पहली बार किसको दिया गया, फर्स्ट टाइम अगर आपसे पूछा जाए कि किसको दिया गया, तो आप कहोगे देविका रानी को दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया, तो आप किसको कहोगे, तो पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया, तो ये दिया गया देविका रानी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न कब दिया गया था, बताइएगा। तो अगर हम लोग इंदिरा गांधी जी की बात करें तो इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न कब दिया गया था, 1966 में, 1980 में, 1975 में, 1971 में। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, 21वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भैया। 21वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से 21वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। आपसे क्या कह रहा है, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था, क्या हो जाएगा, 1966 में, 1980 में, 1975 में, या 1971। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को क्या किया गया है, तो भारत रत्न दिया गया। और इनकी एक बुक है और इस बुक का नाम क्या है, तो इनकी एक बुक है और इस बुक का नाम है माय ट्रुथ। ठीक है, क्या नाम है, तो इंदिरा गांधी जी की एक बुक है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है माय ट्रुथ, याद रखेंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इंदिरा गांधी जी के ही समय में अगर हम लोग बात करें तो 1974 में आपको पता है परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, क्या किया गया, तो इंदिरा गांधी जी के समय में अगर हम लोग बात करेंगे 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया था और इसको नाम क्या दिया गया था, तो इसको अगर हम लोग बात करेंगे क्या नाम दिया गया था, ठीक है, इसको
नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा का, ठीक है। क्या नाम दिया गया था? तो इसको नाम दिया गया था क्या? स्माइलिंग, स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। तो 1974 में 1974 में इंदिरा गांधी जी के समय में ही परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसमें स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। वीरता पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है बताइएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो वीरता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है, परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, या फिर कीर्ति चक्र है, बताइएगा क्या आ जाएगा? तो वीरता पुरस्कारों में अगर हम लोग बात करेंगे तो फिल्म जगत में हम लोगों ने बात कर ली, फिल्म जगत में सर्वोच्च पुरस्कार कहा जाएगा तो दादा साहब फाल्के को हो गए। अब वीरता पुरस्कारों में अगर हम लोग बात करें तो वीरता पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, परमवीर चक्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि ये परमवीर चक्र पहली बार किसको दिया गया, ठीक है, पहली बार किसको दिया गया, तो आप आंसर क्या करेंगे? तो आप आंसर करेंगे मेजर सोमनाथ शर्मा को, ठीक है, किसको? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को पहली बार, ठीक है, क्या हो रहा है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को पहली बार परमवीर चक्र दिया गया था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले इतिहासकार। अब आपसे हिंदी साहित्य में पूछा जाए, देखो हम लोगों ने फिल्म वाले में बात की, फिल्म वाले में सर्वोच्च पुरस्कार कौन होता है? तो फिल्म वाले में सर्वोच्च पुरस्कार होता है दादा साहब फाल्के, ठीक है। वीरता के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? परमवीर चक्र होता है। अब अगर हम लोग साहित्य के क्षेत्र में बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में जो जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो कौन होता है? वो होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, क्या होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर आपसे पूछा जाए कि घोषणा कब हुई, तो घोषणा की गई थी इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की 1961 में, ठीक है, कब? 1961 में इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रदान कब से किया जा रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान कब से किया जा रहा है, तो आप आंसर करोगे 1965 से। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और इसकी घोषणा की गई थी 1961 में और इसे प्रदान किया जा रहा है 1965 से। पहली बार किसको दिया गया है? तो आंसर करेंगे क्या? जी शंकर कुरूप को, ठीक है, क्या आ जाएगा? तो पहली बार किसको दिया जा रहा है? तो आंसर कर देंगे जी शंकर कुरूप को, सबसे पहली बार दिया जा रहा है, ठीक है। वहीं अगर आपसे पहली महिला पूछ ले कि पहली महिला कौन है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तब आंसर क्या करेंगे? तो आप आंसर करोगे आशा पूर्णा देवी है, ठीक है, कौन है? तो आशा पूर्णा देवी है, पहली महिला है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। वहीं अगर आपसे हिंदी भाषा में आपसे पूछ ले कि हिंदी भाषा में पहली बार किस पुरुष को दिया गया, तो आंसर क्या करोगे? तो आंसर करेंगे हम लोग सुमित्रा नंदन पंत को। अगर हिंदी में पूछा जाए तो आप आंसर करोगे किसको? सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है। और वहीं अगर आपसे हिंदी में पहली महिला पूछ ले कि हिंदी में पहली बार किस महिला को दिया गया, तब आंसर क्या करेंगे? तो आंसर कर देंगे महादेवी वर्मा हो जाएंगी, ठीक है, कौन हो जाएंगी? तो महादेवी वर्मा हो जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी है? तो पहली बार किसी क्रिकेटर को, पहली बार किसी खिलाड़ी को भारत रत्न दिया गया और कौन है वो क्रिकेटर, कौन है वो खिलाड़ी जिसको भारत रत्न दिया गया? कपिल देव है, सुनील गावस्कर है, रवि शास्त्री या फिर सचिन तेंदुलकर है। तो क्या हो जाएगा? तो भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश का नहीं है? तो बताइएगा क्या आ जाएगा? तो कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश का नहीं है? वीर नाट्यम, भामा कल्पम, थांगटा या फिर धामीसा, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश का नहीं है? वीर नाट्यम, भामा कल्पम, थांगटा, धमीसा, क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, थांगटा। ये आंध्र प्रदेश का नृत्य नहीं है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के संदर्भ में आपको याद रखना है, जो आंध्र प्रदेश है इसका गठन कब हो रहा है? 1953 में हो रहा है, ठीक है, कब हो रहा है? तो 1953 में इसका गठन हो रहा है। और ये जो है, ये जो आंध्र प्रदेश है ये क्या हो रहा है? तो ये भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या होगा? तो भाषा के आधार पर हम लोग बात करेंगे तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य जो है वो आपका कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन जाएगा? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। लावड़ी लोक नृत्य कहाँ, किस राज्य से है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? लावड़ी लोक नृत्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, बताएंगे क्या हो जाएगा? तो लावड़ी लोक नृत्य बताइएगा किस किस राज्य में किया जाता है? क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, पश्चिम बंगाल। क्या आंसर करेंगे? तो लावड़ी नृत्य के लिए हम लोग आंसर कर देंगे महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के संदर्भ में बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है। जैसे अगर हम लोग बात करें, एक तो आपका हो गया लावड़ी नृत्य, ठीक है, क्या हो गया? तो एक तो आपका लावड़ी नृत्य हो गया। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो गुड़ी पड़वा, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो गुड़ी पड़वा उत्सव अगर हम लोग बात कर लेंगे तो गुड़ी पड़वा जो उत्सव है तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा उत्सव, ठीक है, लावड़ी उत्सव। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोगों ने आज ही के सेशन में काला घोड़ा उत्सव पढ़ा था,
ठीक है। तो काला घोड़ा उत्सव अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये भी आपको कहाँ पर, तो ये भी आपको, ठीक है, महाराष्ट्र में। साथ ही साथ अगर हम लोग तमाशा पूछ लिया जाए आपसे, तमाशा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो तमाशा भी आप क्या करोगे, महाराष्ट्र में। तो लावड़ी हो गया, गुड़ी पड़वा हो गया, काला घोड़ा उत्सव हो गया, तमाशा हो गया, ये सब आपको कहाँ पर, तो ये सब आपको याद रखेंगे महाराष्ट्र में ही याद रखना, ठीक है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में आपको, ठीक है, लोनार झील याद रखनी, ठीक है, कौन सी, तो लोनार झील याद रखनी है। और इस लोनार झील के संदर्भ में भी दो चीजें आपको याद रखनी। पहला तो ये कि कुछ जो भूगर्भ शास्त्री है उनका मानना है कि इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, इस कारण से इसको क्रेटर झील भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए क्रेटर झील कौन सी है, तो आप कहोगे लोनार झील, जो कि कहाँ पर, महाराष्ट्र में। और क्रेटर झील क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ। दूसरा, वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि जो ये लोनार झील है, इसका जो निर्माण है वो उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। तो दोनों चीजों को माना जाता है, तो दोनों में से कुछ भी पूछा जाए आपका आंसर सेम ही रहने वाला है, ठीक है, लोनार झील। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी झील जिसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ, तो लोनार झील कहाँ पर, महाराष्ट्र में। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सी झील जिसका निर्माण क्रेटर ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, तो भी आपका आंसर होगा लोनार झील, महाराष्ट्र, ठीक है। रऊफ किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जाने वाला लोक नृत्य, बताएंगे क्या जाएगा, इस सब प्रश्न का आंसर करेंगे। रऊफ किस क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य, बताइएगा क्या जाएगा, लक्षद्वीप है, जम्मू एंड कश्मीर है, चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, तो क्या जाएगा। बहुत ही बेहतरीन वाला ये सेशन है। और आज की क्लास को अगर आपने नहीं देखा तो फिर आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हो, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं, गारंटी के साथ लिख के ले लो, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। और दूसरे भाई बहनों तक भी शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी ये सेशन पहुंच सके। रऊफ किस केंद्र शासित प्रदेश, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। क्या जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी, आंसर कर देंगे जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ लोक नृत्य के नाम दिए गए, दूसरी तरफ राज्यों के नाम दिए गए, आपको क्या करना है, आपको मिलान करना। तो देखो, चापचर कुट की अगर हम लोग बात करेंगे तो चापचर कुट अभी आज ही के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। चापचर कुट अगर हम लोग बात करेंगे तो आज ही के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा। तो चापचर कुट अगर हम लोग बात कर ले तो हमने कहाँ पर पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था मिजोरम में, ठीक है। कहाँ पर, तो मिजोरम में। तो सी का पहला आपको एक जगह, दो जगहों पर दिख रहा है, ठीक है। यक्षगान की हम लोग बात करेंगे तो यक्षगान आपका कहाँ पर, तो ये हो जाएगा कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में। तो बी का चौथा और सी का पहला आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो बी का चौथा और सी का पहला आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन संख्या ए में दिख रहा है, ठीक है। अगर हम लोग थेयम की बात करेंगे तो थेयम जो है ये कहाँ का, तो ये हो जाएगा केरल का। और पिंडवानी की अगर हम लोग बात करेंगे तो पिंडवानी जो है ये नृत्य हो जाएगा कहाँ का, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो ए आंसर कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य, बताएगा क्या जाएगा, इसे प्रश्न का आंसर करेंगे, 29वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य, गोवा का, उड़ीसा का, असम का, बिहार का, बताओ मेरे भैया जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य, क्या हो जाएगा, तो गोवा का, उड़ीसा का, असम का, बिहार का, क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या कर देंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा बिहार, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, ठीक है। कहाँ का, तो अपना प्यारा बिहार, ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा असत्य कथन है, इसकी पहचान करिए। लोक नृत्य और राज्य, लोक नृत्य और राज्य, बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। पुंगचोलम नागालैंड, देखनी गोवा, कोलाटम तमिलनाडु, चरकुला उत्तर प्रदेश। कौन सा असत्य बताएगा, तो अगर हम लोग चरकुला की बात करें तो चरकुला उत्तर प्रदेश में होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको याद रखना है चरकुला नृत्य। और उत्तर प्रदेश में भी अगर आपसे पूछ लेगा चरकुला नृत्य कहाँ पर होता है, तो आंसर करोगे कहाँ पर, मथुरा में, ठीक है। कहाँ पर, तो अगर आपसे चरकुला नृत्य पूछ ले तो उत्तर प्रदेश में होता है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है, तो मथुरा में। तो ये तो बिल्कुल एकदम सही। आपको क्या करना है, आपको गलत वाला बताना है। तो गलत वाला कौन सा होगा, बताइएगा क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो पुंगचोलम जो कह रहा है नागालैंड कह रहा है, तो ये नागालैंड नहीं होता। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या आपका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा केरल राज्य का लोक नृत्य, बताइएगा क्या हो जाएगा। बोमई अट्टम होगा, सरल मकाई होगा, मधुल अट्टम होगा, सिंगी छाम होगा, बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे हिस्ट्री पॉलिटी वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, तो घबराइए मत अभी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला ये सेशन। 31वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, मधुल अट्टम, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे मधुल अट्टम, ठीक है। संकटग्रस्त प्राणियों के लिए रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न और ये पूछा भी जाता है। रेड डाटा बुक में हम किसका उल्लेख करते हैं, तो ऐसे प्राणियों का जो क्या
होने वाले हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं या फिर विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो विलुप्ति के कगार पर हम लोग बात करेंगे तो विलुप्ति के कगार पर जो है, ठीक है, क्या है, तो विलुप्त के कगार पर जो है या फिर जो विलुप्त हो चुके हैं, तो ऐसे जीवों का उल्लेख हम लोग कहाँ पर करते हैं? ऐसे जीवों का उल्लेख हम लोग रेड डाटा बुक में करते हैं। और रेड डाटा बुक जो है तो ये किसके द्वारा जारी किया था? बताइएगा क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? बताइएगा। इसरो की अगर हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसरो की अगर हम लोग बात करें, इसरो की आपसे स्थापना पूछ रहा है। इसरो जो है ये भारत की अंतरिक्ष संस्थान है और इसकी स्थापना कब हुई? क्या आंसर करिएगा? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो इसरो की जो स्थापना है, यह स्थापना होगी कब? 15 अगस्त 1969 को, 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हो रही है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे इसरो ने अपना जो पहला उपग्रह है वो 1975 में लॉन्च किया। 1975 में इसरो ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, क्या है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इसरो ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है 1975 में जिसका नाम क्या है? आर्यभट्ट। ठीक है, इसरो का आपको हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? तो इसरो का हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? तो बेंगलुरु में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जरा आप लोग इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है, इनका नाम आप लोग जरा मुझे बता दिएगा। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हो रही है, हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा और 1975 में इसरो ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जरा आप लोग मुझे बताइएगा कि इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में या फिर मुंबई में? इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है, बेंगलुरु में है, नई दिल्ली में है, मुंबई में? क्या हो जाएगा? क्या आंसर करेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, मुख्यालय इसका आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ आपको कुछ महत्वपूर्ण संगठनों के नाम दिए गए और दूसरी तरफ उनके मुख्यालयों के नाम दिए गए और आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा है भाई, बहुत ही बेसिक सा है। बताइएगा क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या आ जाएगा? तो आपसे क्या कह रहा है? सबसे पहले आपसे कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक। और रिजर्व बैंक के बारे में तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि रिजर्व बैंक जो है इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर आपको बंबई में देखने को मिल जाएगा। तो पहले का क्या हो जाएगा? तीसरा। पहले का तीसरा आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग डीआरडीओ की बात कर लेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर? तो दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का मुख्यालय आपको कहाँ पर? तो दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर? हैदराबाद में देखने को मिल जाएगा। और केंद्रीय वन अनुसंधान अगर हम लोग संगठन की बात करेंगे, ये तो कितनी बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या आ जाएगा? ये आपको देहरादून में देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? बताएंगे क्या आ जाएगा? कोयम्बटूर है, कटक है, नागपुर है, लखनऊ है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान क्या है? इस प्रश्न का आंसर कर दिएगा सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताएंगे। और जितने मेरे भाई बहन अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं, जितने मेरे भाई बहन सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिए ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके, बाकी भाई बहन जो है वो भी इस चैनल के साथ जुड़ सके। और चैनल पर पहली बार है तो आप सभी मेरे भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहां पर नोटिफिकेशन, पीडीएफ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज करके व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं, तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो भी आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, कटक में। ठीक है, कहाँ पर? तो कटक, उड़ीसा में। ठीक है, किस भारतीय ने ओलंपिक खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता? बताइएगा क्या आ जाएगा? तो कौन सा भारतीय है जिसने ओलंपिक खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है? नीरज चोपड़ा, सुशील कुमार, विश्वनाथन आनंद या फिर अभिनव बिंद्रा?
क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो पहले भारतीय जिन्होंने ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, नीरज चोपड़ा, सुशील कुमार, विश्वनाथन आनंद, अभिनव बिंद्रा। आंसर हो जाएंगे कौन, आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएंगे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो है तो ये क्या थे, तो ये एक निशानेबाज थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन थे, निशानेबाज थे, ठीक है, अभिनव बिंद्रा। तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है, देवधर ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी या फिर सीके नायडू ट्रॉफी। क्या आ जाएगा, 38वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा, तो इनमें से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं, बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन वाली आज की क्लास होने वाली है, 100+ एमसीक्यूज को करने वाले हैं और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले, ठीक है। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा ध्यानचंद ट्रॉफी। ये किससे, ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिए। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किससे, बताइएगा, घुड़सवारी से, गोल्फ से, टेनिस से, तलवारबाजी से, बताइएगा। दिव्य कीर्ति सिंह की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किस खेल से संबंधित है, घुड़सवारी, गोल्फ, टेनिस, तलवारबाजी। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा घुड़सवारी, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो घुड़सवारी हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ध्यान रखेंगे ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी किसकी रचना है, बताइएगा क्या आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को हम लोग करेंगे, स्टैटिक जीके करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं, स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब टोटल आपका सिलेबस जो है वो आज कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। टोटल आपका सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट होने वाला है, 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं, आपके एग्जाम पैटर्न आपके सिलेबस पर आधारित होने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अनब्रेकेबल अगर हम लोग बात करेंगे किसकी है, तो पीटी उषा की, साइना नेहवाल की, पीवी सिंधु की या फिर मैरी कॉम की। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या करेंगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी, आंसर कर देंगे मैरी कॉम की, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मैरी कॉम की, ठीक है। अच्छा, पीटी उषा की हम लोग बात करें तो पीटी उषा को याद रखेंगे उड़न परी भी कहा जाता है, ठीक है, क्या करते हैं, तो पीटी उषा को अगर हम लोग बात करेंगे तो उड़न परी कहा जाता है, एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा इनके संदर्भ में। और साइना नेहवाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी भी एक बुक है, ठीक है, इनकी भी एक बुक है और इनकी बुक का नाम क्या है, इनकी बुक का नाम है प्लेइंग टू विन, ठीक है, क्या है, तो इनकी, ठीक है, इनकी एक बुक है और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है प्लेइंग टू विन, ठीक है। ये साइना नेहवाल की बुक है, ठीक है। और साइना नेहवाल अगर आपसे पूछ ले किस खेल से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, तो आप आंसर क्या कर दोगे, साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन से, ठीक है, किससे है, तो बैडमिंटन से संबंधित है साइना नेहवाल, ये याद रखेंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, वर्ष 2028 का ओलंपिक खेल कहाँ पर प्रस्तावित है, 2028 ओलंपिक कहाँ पर होगा। अब देखो 2020, 2024, 2028 आपको तीनों याद होनी चाहिए। 2020 वाला अगर हम लोग बात करेंगे तो 2020 में कोरोना वायरस था, इस वजह से 2020 वाला 2021 में कराया गया। और कहाँ पर कराया गया, तो 2021 में कराया गया इसको जापान में, ठीक है, कहाँ पर, तो इसको कराया गया जापान में, ठीक है। 2024 में अगर हम लोग बात करेंगे हर 4 साल के अंतराल पर होता है, तो 2020 वाला प्रस्तावित था, तो अब जो होगा वो 2024 में, और 2024 में जो है वो कहाँ पर हुआ, तो वो हुआ फ्रांस में, ठीक है, कहाँ पर, तो 2024 जो है ये हुआ फ्रांस में, ठीक है। अब जो होगा 4 साल बाद जो होगा वो होगा 2028 में, तो 2028 में ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, अमेरिका में, जापान में। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा अमेरिका में, ठीक है, कहाँ पर, तो अमेरिका में, ठीक है। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो भारत की बात करें तो भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर रहा है, बहुत ही अच्छा सा महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर रहा है, 1982 में, 2010 में, 2002 में या फिर 2018 में, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा, तो 2010 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। एशियाई खेलों का भारत में पहली बार आयोजन कब हुआ, एशियाई खेलों का पहली बार आयोजन कब और कहाँ हुआ, ये आपसे पूछ रहा हूं, एशियाई खेलों का पहली बार आयोजन कब हुआ। अब देखो पहली बार हो रहा है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, एशियाई खेल पहली बार हो रहे हैं तो महत्वपूर्ण हो जाएंगे, बताइएगा, कोई भी काम पहली बार होता है तो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। पहली बार आप स्कूल जाते हो, महत्वपूर्ण होता है, पहली बार जो है आपकी नौकरी लगती है, महत्वपूर्ण होता है, पहली बार आपका ब्याह होता है, मतलब ब्याह तो एक ही बार होता है, ठीक है, मतलब जो भी होता है एक ही बार होता है, लेकिन वो महत्वपूर्ण होता है, आप सारा पैसा लगा देते हो ब्याह में ना, क्योंकि एक ही बार करना है। तो पहली बार जो भी काम होता है, पहली बार आपको बच्चा होता है, आप पिताजी बनते हैं, आप माता जी बनती हैं, ठीक है, तो पहली बार जो भी काम होता है वो क्या होता है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। पहला मोबाइल लिए रहते हो तो एकदम, है ना, ठीक है, रात में जाग जाग के देखते हो, ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो जो है लाइट जला करके टाइमिए देखते रहते हो, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, तो पहली बार हो रहा है एशियाई खेलों में अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला जो आयोजन हो रहा है ये कब, ये 1951 में हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर, नई दिल्ली में। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कब हुआ था, तो इसके बाद 1982 में। ठीक है, एशियाई खेल इसके बाद अगर हम लोग बात करें, एशियाई खेल इसके बाद भारत में कब हुआ, तो आप आंसर करोगे 1982 में। पहली बार 1951 में हो रहा है और दूसरी बार अगर हम लोग बात करेंगे तो 1982 में। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक तरफ आपको खेल दिया गया है, दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या दी गई है और इस प्रश्न का आंसर करना है कोट के आधार पर। तो खो खो दे रहा है, तो खो खो तो आप सभी ने खेला होगा, खो खो तो आप सभी ने खेला होगा और ठीक है, यहाँ पर खिलाड़ियों के नाम भी, खिलाड़ियों की संख्या भी आपको पता होगी। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या जाएगा भाई, इस प्रश्न का आंसर कर दिएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे, क्या जाएगा। तो एक तरफ क्या किया गया, एक तरफ आपको खेल के नाम दिए गए, दूसरी तरफ आपको खिलाड़ियों की संख्या दी गई। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें खो खो में, तो देखो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, तो खो खो में अगर हम लोग बात करेंगे तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खो खो में आपके हो जाएंगे 9 खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, कितने, तो खो खो में अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने खिलाड़ी हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे 9 खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से वाटर पोलो में अगर हम लोग बात करेंगे तो वाटर पोलो में कितने हो जाएंगे, तो वाटर पोलो में आपके हो जाएंगे 7 खिलाड़ी। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 7 खिलाड़ी हो जाएंगे। इसी तरीके से बास्केटबॉल में अगर हम लोग बात करेंगे तो बास्केटबॉल में कितने हो जाएंगे, तो आपके खिलाड़ी हो जाएंगे, खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। और जिम्नास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 8। ठीक है, क्लियर है भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले का तीसरा हो जाएगा, दूसरे का चौथा हो जाएगा, तीसरे का पहला हो जाएगा और चौथे का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब असुमेलित है। एक तरफ आपको, ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित ये प्रश्न है, महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित ये प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मैंने कहा था ना कि आज हम लोग क्या करेंगे, पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आपके जो सिलेबस है उसमें क्या होता है, उसमें लोकगीत से प्रश्न आते हैं, लोक नृत्य से प्रश्न आते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस से प्रश्न आते हैं, महत्वपूर्ण घटनाक्रम से प्रश्न आते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य जो घटनाक्रम होती है वहां से भी प्रश्न आते हैं और उन सबको आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले और सिर्फ उन प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा, तो विश्व हिंदी दिवस अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 10 जनवरी को मनाते हैं, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय बालिका दिवस अगर हम लोग बात करेंगे तो 24 जनवरी को मनाते हैं, बिल्कुल सही। विश्व आर्द्र भूमि दिवस अगर हम लोग बात करेंगे 4 फरवरी, नहीं 4 फरवरी को नहीं मनाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को। ठीक है, कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। 4 फरवरी को क्या मनाते हैं, 4 फरवरी को हम लोग कैंसर दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो 4 फरवरी को हम लोग कैंसर दिवस मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, 2 फरवरी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कब, तो 2 फरवरी। ये आपका ऑप्शन संख्या सी जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी गलत हो जाएगा। बाकी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये हम लोग 28 फरवरी को हर साल मनाते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया था, बताइएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, देखो अगर हम लोग निर्वाचन आयोग की बात कर लें, ठीक है, किसकी, अगर हम लोग इलेक्शन कमीशन की बात कर लें, भारत में जो निर्वाचन आयोग है, तो इस निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इस निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी। ठीक है, कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, क्या हो रहा है, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हो रही और इसीलिए 25 जनवरी को हर साल हम लोग क्या करते हैं, मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिए। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि जो निर्वाचन आयोग है इसका उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो आप आंसर करोगे कहां पर, तो भाग 15 में। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 में। ठीक है, यहाँ पर तो भाग 15 अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया। ठीक है, दूसरी चीज आप याद रखेंगे कि 61वां संशोधन है, कौन सा, तो 61वां संशोधन है 1989। ठीक है, कौन सा, 61वां संशोधन है 1989। और इस संशोधन के द्वारा अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो वोट देने की आयु है उसको 21 से घटाकर क्या किया गया, तो 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, तो 61वां संशोधन 1989 जिसके द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारी जो वोट देने की आयु है उसको क्या किया गया है, तो जो हमारी वोट देने की आयु है उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या कर दिया गया, तो 21 से घटाकर 18 वर्ष
ठीक है, हमारी आयु को कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें निर्वाचन आयोग क्या हो जाएगा, तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की स्थापना हो रही है 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, 22 मई की बात करेंगे तो 22 मई को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो 22 मई को हम लोग जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो 22 मई की, ठीक है, जैव क्या करते हैं, जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 22 मई को हम लोग क्या करते हैं, तो जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, 21 जून की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो 21 जून को हम लोग क्या करते हैं, 21 जून को देखो दो चीजें होती है, एक तो ये क्या करते हैं हम लोग योग दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 21 जून को अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, एक तो हम लोग योग दिवस मनाते हैं, और दूसरा याद रखेंगे क्या करते हैं, तो 21 जून को हम लोग संगीत दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो संगीत दिवस भी मनाते हैं, योग दिवस भी मनाते हैं और संगीत दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, 5 जून की हम लोग बात करेंगे तो 5 जून को हम लोग क्या करते हैं, तो 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो 5 जून को हम लोग क्या करते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिए। ठीक, सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं बताएगा, संविधान दिवस कब मनाते हैं, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या संविधान दिवस कब मनाते हैं, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे। संविधान दिवस आपसे पूछ रहा है, संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, यही आपसे पूछ रहा है, क्या आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपको पता है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, क्या हो रहा है, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि कब से मना रहे, किस वर्ष से मना रहे हैं, तो 2015 से। हर साल 2015 से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रतिवर्ष 2015 से हम लोग हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मना रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान जो है वो अंगीकृत हुआ था और अधिनियमित हुआ था, आत्मसमर्पित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा युग्म जो है असत्य है, बताइएगा। असत्य युग्म की पहचान करना है, असत्य युग्म की पहचान करना है आप लोगों को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपको दे रहा है 2 दिसंबर दे रहा है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दे रहा है 4 सितंबर, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, राष्ट्रीय जनसांख्यिकी दिवस क्या हो जाएगा, तो 29 जून। तो ये सब तो आपको पता होगा, एकदम आराम से कर ले जाओगे। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भाई कोई नहीं भूलेगा, क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है ये 4 सितंबर को नहीं बल्कि कब मनाते हैं, बल्कि 5 सितंबर को मनाते हैं। और किसके जन्म दिवस को मनाते हैं, तो आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को। ठीक है, किसके, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को 5 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, चलो जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं। 26 जुलाई को, 9 अगस्त को, 10 दिसंबर को, 16 सितंबर को। क्या हो जाएगा, तो देखो 16 सितंबर की बात करें तो 16 सितंबर को ओजोन सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को क्या करते हैं, तो 16 सितंबर को हम लोग ओजोन सुरक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 26 जुलाई की हम लोग बात करेंगे तो 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे। 26 जुलाई को क्या करते हैं, 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन सुरक्षा दिवस मनाते हैं। मानवाधिकार दिवस हम लोग मनाते हैं 10 दिसंबर को। ठीक है, क्या जाएगा, तो मानवाधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो आप आंसर कर दोगे 10 दिसंबर को। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, सी हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, बताओ भाई, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, क्या आंसर करेंगे। 19 अगस्त को, 8 मई को, 8 मई को, 14 जून को, या फिर 24 दिसंबर को। क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, 24 दिसंबर को। ठीक है, क्या करते हैं, 24 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। 8 मई की अगर हम लोग बात करेंगे तो 8 मई को हम लोग क्या करते हैं, तो रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। ठीक है, 8 मई को। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, बताएंगे। बिहार में है, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर। 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करनी है। और बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जितने लोग जो अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करिए। शेयर कर देंगे तो आपके जैसे बाकी जो भाई बहन है उन लोगों तक भी ये सेशन पहुंच सकेगा, वो लोग भी इस चैनल के साथ जुड़ सकेंगे, उनके लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकेगा। ठीक है, थोड़ा सा उनको भी जानकारी हो सकेगी, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकेगा। एक बार आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दो ताकि बाकी लोगों तक जुड़ जाए, बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच जाए, थोड़ी सी संख्या बनी रहे। बताइएगा क्या जाएगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, क्या आंसर कर देंगे।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ेंगे, असत्य युग्म का पहचान करना है। तो एक तरफ आपको नेशनल पार्क दिए गए, दूसरी तरफ राज्य दिया गया और आपको बताना है कौन सा असत्य है। बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सा असत्य है। असत्य युग्म की पहचान करना आप लोगों को, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम और पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न का, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, इस प्रश्न को आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो कौन सा युग्म जो है वो असुमेलित है, चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो पहला ही जो दे रहा है आपको राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश नहीं होगा भाई। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर है, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है तो ये कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए गलत हो जाएगा। तो बाकी हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सूची एक को सूची देशों से सम्मिलित करना, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरी तरफ राज्यों के नाम दिए गए। चलिए जल्दी से मिलान कर दिएगा, जल्दी से मिलान कर दिएगा। और सेशन को आप सभी मेरे भाई बहनों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कर दिया करिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। ठीक है, अच्छा कई सारे मेरे भाई बहन ऐसे होते हैं ना जो क्लास में नहीं जुड़ते हैं, उनको सिर्फ पीडीएफ चाहिए होती कि आप जो है इतनी लंबी क्लास कौन लेगा, एक काम कीजिएगा आप पीडीएफ दे दीजिएगा, पीडीएफ से पढ़ लेंगे। ठीक है, पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा, पीडीएफ देने में मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग लाइव क्लास में जुड़ा करिए। उससे क्या होता है ना, उससे जो चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ वो चीज़ें आप लोग सुनते रहते हो, देखते रहते हो, तो आपको ज़्यादा याद होता है। ठीक है, पीडीएफ आप देखते हो तो पीडीएफ में फिर क्या होता है, फिर पीडीएफ में देखे और फिर छोड़ दिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब जुड़ते हो ना तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चीज़ों को देखते रहते हो, सुनते रहते हो, समझते रहते हो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लिखता नहीं हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बिना लिखे ही बोल करके बता देता हूँ। तो वो आप जब मैं पीडीएफ दूंगा ना तो वो सारी चीज़ें आपकी मिस हो जाएंगी। तो पीडीएफ तो अब मैं आपको दे ही दूंगा, लेकिन क्लास से भी जुड़ा कीजिए। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा। जिम कार्बेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो जिम कार्बेट जो है तो ये भारत का पहला नेशनल पार्क है और ये कहाँ पर, तो उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखिएगा। सिमलीपाल की हम लोग बात कर लेंगे तो सिमलीपाल कहाँ पर है, तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। कूनो अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, तो ये मध्य प्रदेश में। नामेरी की हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, असम में। तो पहले का चौथा दूसरे का पहला, पहले का चौथा दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दीजिए। पहले का चौथा दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, सी आंसर कर दें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है, तो बताइएगा क्या आ जाएगा। असम में नहीं है, नहीं है बता रहा है। ठीक है, बताइएगा कौन सा असम में नहीं है। तो काजीरंगा, मानस, रायमोना, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा असम में नहीं है, बताएंगे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं है, क्या आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दो कि मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में नहीं है। ठीक है, काजीरंगा और मानस की बात करेंगे तो ये दोनों किसके लिए, तो ये दोनों एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए, तो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा और मानस दोनों को। ठीक है, याद रखेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो ये लखीमपुर खीरी में। ठीक है, कहाँ पर है, तो ये लखीमपुर खीरी में है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और याद रखेंगे ये उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, क्या है, तो उत्तर प्रदेश का अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला नेशनल पार्क है, उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। ठीक है, कब हुई थी, तो उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, स्थापना 1977 में हो रही है और ये आपको लखीमपुर खीरी में देखने को मिलेगा। आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़े। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, काजीरंगा है, जिम कार्बेट है, रणथंभौर है या फिर कान्हा है। तो अभी मैंने आज ही के सेशन में अभी जस्ट बताया था आप लोगों को कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, क्या आंसर कर दोगे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आंसर कर देंगे जिम कार्बेट है। ठीक है, कौन सा है, तो जिम कार्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहले इसका नाम क्या था, तो पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, क्या नाम था, तो पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, क्या नाम था, तो पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, फिर इसका नाम क्या हुआ, जिम कार्बेट हो गया और फिर इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो रामगंगा कर दिया गया। तो वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है
इसकी स्थापना कब हो रही है? तो इसकी स्थापना हो रही है 1936 में, ठीक है। कब हो रही है? 1936 में। और ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ पर? तो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? बताएंगे क्या हो जाएगा? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। केरल होगा, तमिलनाडु होगा, महाराष्ट्र होगा, आंध्र प्रदेश। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? क्या आंसर कर देंगे? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा केरल में, ठीक है। कहां पर? तो केरल में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ आपको राष्ट्रीय उद्यानों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ आपको राज्यों के नाम दिए गए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा। बुक्सा है, मुकुर्थी है, सरिस्का है, नोकरेक है। बताएंगे क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग नोकरेक की बात कर लें तो नोकरेक बहुत ही महत्वपूर्ण, सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण। बताएंगे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो देखो बुक्सा अगर हम लोग बात करें तो बुक्सा आपको कहां पर? तो बुक्सा आपको देखने को मिल जाएगा पश्चिम बंगाल में। सरिस्का अगर हम लोग बात करेंगे तो सरिस्का आपको देखने को मिल जाएगा कहां पर? तो सरिस्का आपको देखने को मिल जाएगा राजस्थान में, ठीक है। कहां पर? तो सरिस्का जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा कहां पर? राजस्थान में, ठीक है। नोकरेक अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कहां पर? मेघालय में। और मुकुर्थी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहां पर? तो ये आपको तमिलनाडु में। तो पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा आपको ऑप्शन संख्या सी में दिख रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? लास्ट ईयर आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लास्ट ईयर आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न जो आज के सेशन में हम लोग कर रहे हैं ना, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए। राष्ट्रीय ध्वज में अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? ये पिछली साल प्रश्न पूछा गया था। और तीलियों की संख्या कितनी है? तो आंसर कर दोगे 24 है। और उसके पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके पहले आपसे पूछा गया था कि जो तीलियां होती हैं उनका रंग कैसा होता है। लास्ट ईयर आपसे क्या पूछा गया था? लास्ट ईयर आपसे पूछा गया था कि भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें चक्र कितने होते हैं? तो आप कहोगे 24 है। उसके पहले पूछा गया था कि रंग कौन सा होता है? तो आप आंसर करोगे क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और उसके पहले अगर हम लोग बात करें, उसके पहले जो पेपर हुआ था उसमें क्या किया था? उसमें आपसे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछा था। तो क्या करोगे? तो 3:2 कर दोगे। उसके पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके पहले क्या किया था? तो उसके पहले आपसे पूछ लिया था कि राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको स्वीकार कब किया गया? तो क्या आंसर करोगे? तो 22 जुलाई 1947। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे हर साल आपके एग्जाम में प्रश्न बन रहा है। जिससे क्या हो रहा है? जिससे हर साल आपके एग्जाम में प्रश्न बन रहा है। पहले क्या किया गया? पहले पूछा गया कब स्वीकार किया गया। फिर आपसे क्या किया गया? फिर पूछा गया कि जो ध्वज है उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। फिर आपसे क्या किया गया? फिर पूछा गया कि रंग क्या है, ठीक है, तीलियां कितनी है। फिर आपसे पूछा गया तीलियों का रंग कितना है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब लगातार यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। बताएंगे क्या आ जाएगा? अगर हम लोग बात करेंगे, बताइएगा क्या आ जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा? राष्ट्रगान को सर्वप्रथम किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया? क्या आंसर कर दोगे? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रगान की बात कर रहा है ना, राष्ट्रगान की बात कर रहा है। राष्ट्रगान जो है ये गाया गया है कब? तो राष्ट्रगान जो है ये गाया गया है, राष्ट्रगीत नहीं कह रहा है, राष्ट्रगान कह रहा है। तो राष्ट्रगान जो है ये 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर कर दोगे बिशन नारायण धर ने, ठीक है। किसने? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर कर दोगे क्या? बिशन नारायण धर ने, ठीक है। किसने? बिशन नारायण धर ने, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है ये बताइएगा क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। अच्छा, उस दिन मैं रीजनिंग में एक क्वेश्चन करा रहा था कि फूलों का राजा जो है ये होता है तो इसको क्या कहेंगे? तो मैंने फूलों का राजा कमल बताया था। तो किसी मेरी कोई मेरी बहन थी तो उसने कमेंट किया कि सर फूलों का राजा कमल नहीं गुलाब होता है, ठीक है। तो देखिए आपने गूगल पर देखा है वो गलत है, ठीक है। फूलों का राजा गुलाब नहीं होता है, फूलों का राजा जो होता है वो कमल होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है ना, कई सारे मेरे भाई बहन ना ऐसा कमेंट करते हैं ना, मतलब एकदम शो करते हैं कि नहीं आप गलत बता रहे हैं, आप गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मेरे भाई एक बार अच्छे से चेक कर लिया करो, ठीक है। एक बार अच्छे से आप लोग चेक कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जैसे मान लो आपने कोई कमेंट किया, ठीक है। जैसे आप मुझसे कोई चीज कहते हो तो वो मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपने कमेंट किया कि ये नहीं ये होगा, ठीक है, ये नहीं ये होगा, आप गलत बता रहे हैं। कई बार ऐसे डायरेक्ट लड़के कह देते हैं कि आप गलत बता रहे हैं। अगर मान लीजिए मुझसे कोई, मैं भी भाई इंसान हूँ, हो सकता है मुझसे भी गलती हो सकती है। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं गलत बता रहा हूँ, आपको ये कहना चाहिए कि आप एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद थोड़ा सा डाउट है क्योंकि मैंने कुछ और पढ़ा। आपको ऐसे कहना चाहिए, है ना। आपको ये डायरेक्ट ये नहीं कहना चाहिए, अगर मैं गलत भी हूँ तो भी आपको ये डायरेक्ट नहीं कहना चाहिए कि आप गलत पढ़ा रहे हैं, गलत बता रहे हैं। आप जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हो सकता है कभी कभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे गलती नहीं होती, कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है, कभी कभी मैं भी बोलता कुछ और हूँ और टिक कहीं पर लगा देता हूँ,
कई बार मुझसे भी गलती होती है, लेकिन उसमें होता है ना कि कई बार क्या होता है कि मैं सही भी बताता हूँ, लेकिन आप लोगों को डाउट रहता है और आप लोग सीधे कमेंट बॉक्स में आकर के कह देते हो कि आप गलत बता रहे हैं, आप गलत पढ़ रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं, आप गलत पढ़ा रहे हैं। तो फिर बाद में जो मेरे भाई बहन जुड़ते हैं और वो कमेंट्स को पढ़ते हैं ना, तो उनको ये लगता है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, तो फिर वो जुड़ना बंद कर देते हैं, तो उसका निगेटिव जो है इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा मत किया कीजिए, थोड़ा सा एक बार चेक कर लिया करिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं भी गलत हो जाता हूँ, लेकिन एक बार आप लोग भी चेक कर लिया करिए अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन है, तो शक संवत है, बिल्कुल ये एकदम सही है। और इसकी शुरुआत जो है किसने की थी, शक संवत की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी शुरुआत किसने की थी, शक संवत की शुरुआत की थी कनिष्क ने की थी। किसने की थी, कनिष्क ने की थी। और कब की थी, तो कनिष्क ने की थी 78 ईस्वी में की थी, ठीक है। और भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब स्वीकार किया, तो 1957 में। डायरेक्ट आपसे ये प्रश्न पूछा गया कि हमने शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब स्वीकार किया, तो 1957 में स्वीकार किया। शुरुआत किसने की थी, कनिष्क ने की थी। कब, 78 ईस्वी में। तो पहला तो आपका सही है, ठीक है, पहला तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है आपका भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घड़ियाल है, तो घड़ियाल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो क्या है, तो वो डॉल्फिन है, ठीक है। क्या है, तो डॉल्फिन है, ठीक है। और डॉल्फिन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो 5 अक्टूबर को हम लोग डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। भारत का जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फूल जो है गुलाब है, तो गुलाब नहीं होगा, गुलाब गलत हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो गुलाब नहीं, कमल होता है, ठीक है। आप अच्छे से चेक कर लेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप गूगल पर जाकर के टेक्स्ट बुक, जिसका मतलब सबसे अच्छा, सबसे एथेंटिक एमसीक्यूज माना जाता है टेक्स्ट बुक का, जिस पर सबसे ज्यादा बच्चे देते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक पर जाकर के सर्च कीजिएगा, तो वहां पर आपको देखिए मिलेगा कि भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो गुलाब नहीं है, वो कमल है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो क्या है, तो वो बाघ है। तो ये तो बिल्कुल एकदम सही है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है, आंसर क्या कर देंगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। केवल 1 और 4 जो है वो सही सुमेलित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बताइएगा क्या हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो वंदे मातरम अगर आपसे पूछा जाए, भारत का राष्ट्रीय गीत अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया, तो आप आंसर क्या करोगे, तो ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय गीत अगर आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रीय गीत को हमने सबसे पहले 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की है रहीमतुल्लाह सयानी ने, ठीक है। किसने, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की है किसने, तो रहीमतुल्लाह सयानी ने की है, ठीक है। किसने, तो रहीमतुल्लाह सयानी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरी चीज आपसे कह रहा है वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो क्या आ जाएगा, तो आंसर कर दोगे बंकिम चंद्र चटर्जी है। और वंदे मातरम जो है ये किस बुक में है, तो ये आपको आनंद मठ में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो ये आपको आनंद मठ में देखने को मिल जाएगा। और इसी आनंद मठ में इन्होंने क्या किया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख किया, ठीक है। कौन से, तो सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख किया, ठीक है। किसका, तो सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख किया। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन है और बहुत मन से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग मैक्सिमम शेयर करोगे। आज मुझे देखना है, लास्ट में मुझे देखना है कि इस क्लास पर कितने व्यूज जाते हैं, ठीक है। बहुत मन से पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण वाली ये क्लास है, तो आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर, मैक्सिमम स्तर पर शेयर करें और मैक्सिमम लोग इस सेशन के साथ जुड़ सके, ठीक है। बताइएगा भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है, खेजड़ी है, बरगद है, रोहिड़ा है या फिर नीम है, क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय वृक्ष की हम लोग बात करेंगे तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा, बरगद हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, सारंगी है, सितार है, वीणा है या फिर सरोद है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बताइएगा क्या हो जाएगा। पंडित रविशंकर की हम लोग बात करेंगे तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, बताइएगा क्या हो जाएगा। सारंगी है, सितार है, वीणा है, सरोद है, क्या हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, सितार है, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो सितार हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, शहनाई के प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब दिया गया, बताइएगा। बिस्मिल्लाह खां जो है तो ये शहनाई वादक है। बिस्मिल्लाह खां क्या है, तो बिस्मिल्लाह खां की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये शहनाई वादक है। और ये कहाँ से, तो ये वाराणसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कहाँ से, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वाराणसी से, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए किस घराने से हैं तो आप आंसर करोगे वाराणसी से, ठीक है। और शहनाई वादक है और इनको भारत रत्न कब दिया गया है, क्या आंसर कर दिएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2001 में। अच्छा 2001 में ही अगर हम लोग बात करेंगे तो 2001 में ही याद रखिएगा लता मंगेशकर जी को भी क्या किया गया है, लता मंगेशकर जिनको हम लोग स्वर कोकिला भी कहते हैं, तो लता मंगेशकर जी को भी भारत रत्न दिया गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 2001 में अगर हम लोग बात करेंगे तो लता मंगेशकर जी को भी भारत रत्न दिया गया, ठीक है।
बदरुद्दीन डागर तथा विश्वमोहन भट्ट किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताएंगे क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, बदरुद्दीन डागर और विश्वमोहन भट्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? क्या हो जाएगा, आंसर क्या करेंगे, तबला होगा, सरोद होगा, शहनाई होगा, वीणा हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे वीणा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो डी आंसर करिएगा, वीणा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से संतूर वादक बहुत ही महत्वपूर्ण ये व्यक्तित्व है और इनसे प्रश्न पूछा गया, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इनमें से कौन से प्रसिद्ध संतूर वादक है? गणेश राजगोपालन है, शिव कुमार शर्मा है, विलायत खान है, या फिर किशन महाराज है? तो कौन है जो प्रसिद्ध संतूर वादक है? क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से जाएगा, प्रसिद्ध संतूर वादक आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला पहला देश, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में सबसे पहले लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? जापान है, अमेरिका है, चीन है, या फिर रूस है? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले किसने कृत्रिम उपग्रह को, ठीक है, अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, रूस हो जाएगा। और इसने क्या किया था, इसने स्पुतनिक नामक उपग्रह को, अगर हम लोग बात करेंगे किसको, तो स्पुतनिक नामक, अगर हम लोग बात करेंगे तो स्पुतनिक नामक उपग्रह को जो है इसने लॉन्च किया था। और शायद अगर हम लोग बात करेंगे तो जो है 1957 में लॉन्च किया था। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं बहुत अधिक श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है 1957 में जो है तो रूस ने इस कृत्रिम उपग्रह को लॉन्च किया था 1957 में। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, जिसका नाम क्या है, स्पुतनिक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपतियों के संदर्भ में कुछ बातें दी गई हैं और आपको मिलान करना है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और भारत के पहले गृह मंत्री। तो इस तरीके से आपको बताना है तो क्या हो जाएगा। तो भारत के पहले राष्ट्रपति अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। पहले का आपको चौथा देखने को मिल जाएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। बी का आपको पहला देखने को मिल जाएगा। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति अगर आपसे बोले तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, तो आंसर कर दोगे जाकिर हुसैन, तो सी का तीसरा हो जाएगा। और भारत के पहले गृह मंत्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, डी का दूसरा। तो 4-1-3-2, 4 आपको एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, कहाँ पर एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी, क्या आ जाएगा बताएगा। तो हम लोग बात करें भारत की पहली केंद्रीय मंत्री कौन थी, पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। सरोजिनी नायडू है, सुचेता कृपलानी है, सन्नो देवी है, फिर राजकुमारी अमृता कौर है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा भाई। तो भारत की पहली केंद्रीय मंत्री अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो स्वतंत्र भारत में याद रखिएगा पहली महिला मंत्री है ये राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल बना था 1947 में, अगर हम लोग बात करें तो स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बन रहा है, तो स्वतंत्र भारत की, ठीक है, क्या है, तो ये पहली महिला मंत्री हैं। ठीक है, क्या है, तो ये पहली महिला मंत्री हैं कौन, राजकुमारी अमृता कौर हैं। और इनको कौन सा मंत्री बनाया गया, तो आपको पता है महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं दो काम बहुत अच्छा कर लेती हैं। पहला तो एक काम ये कर लेती हैं, खाना वाना बहुत अच्छा बना लेती है, घर गृहस्थी बहुत बढ़िया संभाल लेती हैं। दूसरा क्या होगा, दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे देखभाल करना, केयर करना, तो ये दो काम महिलाएं सबसे अच्छी तरीके से कर लेती हैं। तो राजकुमारी अमृता कौर को क्या किया गया, इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। भाई आप क्या करेंगे, आप महिला हैं और आप देखभाल बहुत अच्छे से कर सकती हैं, तो आप एक काम करिए, आप देश के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, आप स्वास्थ्य मंत्री बन जाइए। तो इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था राजकुमारी अमृता कौर को, ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री प्रतिभा देवी पाटिल, मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला रीता फारिया, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, और संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष का जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा असुमेलित है, क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री अगर हम लोग बात करेंगे तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल नहीं बल्कि इंदिरा गांधी जी थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तो राष्ट्रपति थी, पहली महिला राष्ट्रपति थी भारत की। और पहली महिला प्रधानमंत्री आपसे पूछा जाएगा तो क्या कर दोगे, तो इंदिरा गांधी कर दोगे। बाकी पहली महिला अगर हम लोग बात करें मिस वर्ल्ड बनने वाली तो रीता फारिया कर दोगे। अब मिस यूनिवर्स अगर कहेगा तो सुष्मिता सेन कर दोगे। पहली महिला न्यायाधीश पूछा जाए फातिमा बीबी हो जाएंगी। और संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर हम लोग बात करेंगे पहली महिला अध्यक्ष या फिर कहें राजदूत तो जो है वो विजया लक्ष्मी पंडित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला, चलो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, स्मृति ईरानी है।
निर्मला सीतारमन है, आनंदीबेन पटेल है, नीता अंबानी है। बताइएगा क्या जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला नीता अंबानी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। क्या जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। ठीक है, क्या करना है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। क्या हो जाएगा, बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगी, तो इंदिरा गांधी जी हो जाएंगी। ठीक है, कौन है, तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगी, इंदिरा गांधी जी है। ध्यान रखिएगा, इनको सबसे पहले भारत रत्न मिलेगा। ओलंपिक पदक जीतने वाली अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले का चौथा हो जाएगा। पहले का क्या हो गया, चौथा हो गया। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला क्या हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएंगी। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और पदक जीतने वाली पहली महिला है, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। कल वाले सेशन में आप लोगों को बताया था। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगी, नीरजा भनोट हो जाएंगी। इनके ऊपर एक मूवी बनी है नीरजा। ठीक है, नीरजा नाम से इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, आपको देखना चाहिए, अच्छी मूवी है। ठीक है, तो नीरजा भनोट जो है, तो ये अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला है। एयर होस्टेस थी और आतंकवादी हमले में इनकी मृत्यु हो गई थी। पैसेंजर्स को बचाने में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनको अशोक चक्र दिया गया था। और उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो लीला सेठ हो जाएगा। तो 4 1 2 3 कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, 4 1 2 3 आपको ऑप्शन संख्या सी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, तो सी ऑप्शन। ठीक है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन है, बताएगा। तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे, क्या आंसर करेंगे। तो आंसर हो जाएंगे कौन, भीमराव अम्बेडकर, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर हो जाएंगे आपके दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी जो है, तो इनको याद रखिएगा, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे, इनको मिस्टर नैरो मेजॉरिटी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मिस्टर नैरो मेजॉरिटी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इनको मिस्टर नैरो मेजॉरिटी भी कहते हैं, क्योंकि बहुत कम बहुमत से ये जो है जीते थे। ठीक है, ब्रिटिश संसद में सदस्य बने थे, इसलिए इनको मिस्टर नैरो मेजॉरिटी भी कहते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, धन निष्क्रमण का सिद्धांत अगर हम लोग बात करें, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निष्क्रमण, धन बहिर्गमन का सिद्धांत सबसे पहले इन्होंने ही प्रस्तुत किया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले इन्होंने ही किया। राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, कौन, दादा भाई नौरोजी। और इनकी एक बुक है, और बुक का नाम क्या है, तो इनकी बुक है, और बुक का नाम क्या है, तो इनकी बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, क्या है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये इनकी बुक का नाम है, तो बुक का नाम भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ आपको कुछ समितियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनके अध्यक्षों के नाम दिए गए, और इसका आपको मिलान करना। इतनी देर से मैं लगातार बोल रहा हूँ, और ठीक है, लगातार बोले जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों से निवेदन है, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सेशन को लाइक शेयर करते हो ना, तो फिर मुझे लगता है कि जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, उसका जो है कुछ फल मिला। ठीक है, आप लोग शेयर वेयर नहीं करते हो ना, तो फिर क्या होता है, तो बहुत सारे मेरे भाई बहन नहीं जुड़ पाते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कोई मतलब नहीं रह जाता है ना, मैक्सिमम मेरे भाई बहनों तक सेशन पहुंच ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो ऐसे में थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा आप समझ ही रहे हो। ठीक है, अगर मेहनत करे कोई और उसका प्रतिफल ना मिले तो फिर कैसा लगता है। ठीक है, तो इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए लगातार बोले जा रहा हूँ, इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही साथ ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो मेरे साथ व्हाट्सअप पर आप जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, PDF और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, प्रारूप समिति की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रारूप समिति को हम लोग मसौदा समिति भी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, और प्रारूप समिति के कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, तो भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, चलिए, तो भीमराव क्या हो जाएंगे, अम्बेडकर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, संघ संविधान समिति की अगर हम लोग बात करेंगे तो संघ संविधान समिति के कौन हो जाएंगे, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। संचालन समिति की अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और कार्य संचालन समिति की अगर हम लोग बात करेंगे कौन हो जाएंगे, KM मुंशी हो जाएंगे। तो पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा
और फिर तीसरे का पहला, ठीक है, तीसरे का पहला ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? देखो, कृषि क्षेत्र के लिए अगर हम लोग बात करेंगे या ग्रामीण क्षेत्र के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, तो वित्त उपलब्ध कराने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है, वित्त उपलब्ध कराने वाली ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, या फिर कहें जो कृषि क्षेत्र है उनके लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, तो आप कहोगे नाबार्ड है। और नाबार्ड का आपसे क्या करता है, स्थापना भी पूछता है, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, तो आप आंसर कर देते हो 1982 में हुई है। और नाबार्ड की स्थापना किस समिति पर, किस सिफारिश पर हुई है? अशोक मेहता, राज मन्नार, रघुराम राजन या फिर शिव रमन समिति। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो ऑप्शन संख्या आपका डी हो जाएगा, शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई है 1982 में। कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली ये सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय आय से संबंधित समिति है? क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें स्वर्ण सिंह समिति, पीसी महाल नोबिस समिति, खुसरो समिति या फिर रंगराजन समिति। इस प्रश्न का आंसर करेंगे कौन सी राष्ट्रीय आय से संबंधित, राष्ट्रीय आय से संबंधित समिति है, क्या आंसर करिएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, पीसी महाल नोबिस समिति। अच्छा, याद रखेंगे पीसी महाल नोबिस, ठीक है, मॉडल पर अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है। दूसरी चीज आप याद रखेंगे कि पीसी महाल नोबिस जो है तो इनका जन्म दिवस 29 जून को है, और 29 जून को हम लोग क्या करते हैं, तो 29 जून को हम लोग, ठीक है, क्या करेंगे, सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो 29 जून को हम लोग सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, ये याद रखिएगा, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान में संबंधित मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया, ठीक है, बताइएगा, तो मूल अधिकार जो है मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आंसर हो जाएगा, तो देखो मूल अधिकार समिति जो है उसका अध्यक्ष बनाया गया था सरदार पटेल को, लेकिन जो मूल अधिकार उप समिति है इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, क्या आंसर करिएगा, मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन संख्या सी, जेबी कृपलानी हो जाएंगे, ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो जेबी कृपलानी हो जाएगा। निम्न में से किसे एक राष्ट्र एक चुनाव का सुझाव दिया, बताइएगा क्या हो जाएगा, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन संख्या बी हो जाए, सॉरी ए हो जाएगा, रामनाथ कोविंद हो जाएगी, ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो रामनाथ कोविंद समिति जो है, ठीक है, इसने क्या किया है, इसने एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का, ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव का सुझाव दिया है, किसने, रामनाथ कोविंद समिति। और इसके प्रमुख कौन है, रामनाथ कोविंद है, जो कि भारत के इसके पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, अभी द्रौपदी मुर्मू जी है, उनसे पहले रामनाथ कोविंद ही राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से ग्रामीण व लघु उद्योगों से संबंधित समिति कौन सी है, बताइएगा, सुखमय चक्रवर्ती समिति, करवे समिति, महाजन समिति या फिर एन गोईपोरिया समिति, बताइएगा क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा, ग्रामीण व लघु उद्योगों से संबंधित समिति कौन सी है, क्या आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, करवे समिति, ठीक है, क्या जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, करवे समिति। गरीबी आंकलन से संबंधित समिति कौन सी है, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, गरीबी आंकलन से संबंधित समिति कौन सी है, रंगराजन समिति, भगवती समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति या फिर उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा, तो बताइएगा कौन सी समिति है जो गरीबी आंकलन से संबंधित है, क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ठीक है, उपर्युक्त सभी समितियां जो है वो क्या है, तो वो गरीबी के आंकलन से संबंधित, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, बताइएगा क्या आ जाएगा, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, चाणक्य है, विशाखदत्त है, शूद्रक है, कल्हण, क्या आंसर हो जाएगा, बताइएगा। देखो कल्हण की अगर हम लोग बात करेंगे तो कल्हण की पुस्तक क्या हो जाएगा, तो इनकी पुस्तक है राज तरंगिनी है, ठीक है, क्या है, तो राज तरंगिनी है। और कल्हण की पुस्तक राज तरंगिनी से अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कश्मीर का जो इतिहास है उसके विषय में हमको क्या होती है, उसके विषय में हमको जानकारी मिलती है कल्हण की पुस्तक राज तरंगिणी से, ठीक है। विशाख दत्त की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ठीक है, कौन कौन सी, तो एक तो है मुद्रा राक्षस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, एक तो कौन सी है, मुद्रा राक्षस है, और दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी है, तो दूसरी है देवी चंद्र गुप्तम, ठीक है, कौन सी है, तो दूसरी जो है वो है देवी चंद्र गुप्तम, ठीक है, क्या है, तो देवी चंद्र गुप्तम, ठीक है, तो इनकी दो किताबें हैं। चाणक्य की हम लोग बात करें, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो आप आंसर कर दोगे अर्थशास्त्र, ठीक है, क्या है, तो इनकी बुक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो शूद्रक कर दोगे, ठीक है, याद रखिएगा, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक। निम्नलिखित में पुस्तकों में से किसका जो है असत्य युग में, बताइएगा क्या आ जाएगा, काव्य मीमांसा, राजशेखर, बुद्धचरित, बाणभट्ट,
ठीक है, विनय पत्रिका तुलसीदास, गीत गोविंद जो है वो जयदेव। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इनमें से कौन सी पुस्तक है जिसके लेखक जो है वो असुमेलित है, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बहुत ही बेहतरीन वाली क्लास है, अगर आज की पूरी क्लास जिसने देखी होगी उसको पता होगा आज के सेशन में हम लोगों ने कितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया। क्या आ जाएगा, तो बुद्ध चरित अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बुद्ध चरित जो है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है अश्वघोष है। ठीक है, कौन है, तो इसके लेखक कौन है, तो बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष है, ना कि ना कि बाणभट्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आपका करेक्ट जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, बाणभट्ट की हम लोग बात करेंगे तो इनकी दो किताबें आपको देखने के लिए मिलेंगी और दोनों की दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी, तो एक तो आपको बाणभट्ट की किताब देखने को मिलेगी हर्षचरित, और दूसरी आपको जो देखने को मिलेगी वो कौन सी है, तो वो है कादम्बरी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कालिदास के द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, बताइएगा। तो कालिदास की बात करें, इनको संस्कृत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो कालिदास को संस्कृत का शेक्सपियर भी कहते हैं। और कालिदास की बुक कौन सी नहीं है, बताइएगा। तो मेघदूतम नहीं है, रघुवंशम नहीं है, विज्ञान शाकुंतलम नहीं, मालती माधव नहीं, क्या हो जाएगा। तो देखो कालिदास की बहुत सारी महत्वपूर्ण किताबें हैं, मेघदूत है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीय है, ऋतु संहार है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारी है। मालती माधव नहीं है, मालती माधव जो है ये किसकी, तो ये भवभूति की है। ठीक है, किसकी, तो भवभूति की मालती माधव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भवभूति की अगर हम लोग बात करेंगे तो मालती माधव है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी व आनंद मठ के रचयिता कौन है, तो आनंद मठ तो अभी मैंने आप लोगों को आज ही के सेशन में बताया था। आनंद मठ तो आज ही के सेशन मैंने आप लोगों को बताया था। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो दुर्गेश नंदिनी व आनंद मठ के रचयिता कौन हो जाएंगे, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा, याद रखेंगे। दुर्गेश नंदिनी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको क्या किया गया, लेखकों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ आपको पुस्तकों के नाम दिए गए। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना, चलिए मिलान कीजिएगा। विष्णु शर्मा है, मैथिली शरण गुप्त है, वात्सायन है, विज्ञानेश्वर है। अगर कल वाली क्लास को आपने देखा रहा होगा तो कल वाली क्लास में मैंने विज्ञानेश्वर की बुक का नाम भी बताया था, वात्सायन की बुक का नाम भी बताया था। कल वाली क्लास में इन दोनों के नाम बताया था। ठीक है, और उससे पहले वाली क्लास में अगर बात करेंगे तो विष्णु शर्मा की बुक का हमने विष्णु शर्मा की बुक के बारे में बात की थी। तो विष्णु शर्मा की जो बुक है उसका नाम क्या है, तो विष्णु शर्मा की बुक हो जाएगी पंचतंत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो विष्णु शर्मा की बुक हो जाएगी पंचतंत्र, पहले का चौथा। आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी देखने की जरूरत नहीं। मैथिली शरण गुप्त की हम लोग बात करेंगे तो इनकी बुक हो जाएगी भारत भारती। वात्सायन की बुक बात करेंगे तो वात्सायन की पुत्र क्या जो बुक जो है वो क्या हो जाएगी, कामसूत्र। और विज्ञानेश्वर की जो बुक है वो क्या हो जाएगी, मिताक्षरा। तो पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का दूसरा। बिल्कुल ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसकी है, बताइएगा क्या आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बुक है गुलामगिरी। अगर हम लोग बात करेंगे तो किसकी पुस्तक है, ज्योतिबा फूले की, तुलसीदास की, सूरदास की, रसखान की। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसकी, क्या आंसर करेंगे। देखो गुलामगिरी जो है, तो अगर हम लोग बात करें तो ये पुस्तक किसकी है, तो आंसर कर दोगे ज्योतिबा फूले की। ठीक है, और ज्योतिबा फूले ने क्या किया, तो 1873 में जो ये ज्योतिबा फूले इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ठीक है, कौन से, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ठीक है, किसकी, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की है किसने, ज्योतिबा फूले ने किया। और कब किया है, तो 1873 में किया, याद रखेंगे। ठीक है, 1873 में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा असुमेलित है। एक तरफ आपको लेखकों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ आपको पुस्तकों के नाम दिए गए, और आपको बताना है कौन सा असुमेलित है। फिरदौसी, शाहनामा, अल बरूनी, किताबुल हिंद, अबुल फजल, पद्मावत, हरिसेन, प्रयाग प्रशस्ति। तो क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, कौन सा असुमेलित है, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, अबुल फजल। ठीक है, याद रखिएगा। अबुल फजल ने क्या किया, तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। ठीक है, किसकी, तो अकबरनामा की रचना की। ठीक है, अबुल फजल ने क्या किया, तो अकबरनामा की रचना की है। और इसी अकबरनामा का जो तीसरा खंड है वो क्या हो जाएगा, तो वो आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा, तो यही अकबरनामा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पद्मावत की अगर हम लोग बात करेंगे तो पद्मावत के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, क्या नाम है, तो पद्मावत के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिए। ठीक है, निम्न में से कौन महाकाव्य कविता कामायनी के लेखक है, बताइएगा क्या आ जाएगा। कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में, तो कामायनी के लेखक कौन है, क्या आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आ जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होंगे,
ठीक है, या फिर जयशंकर प्रसाद होंगे, रामधारी सिंह दिनकर होंगे, मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सारे के सारे व्यक्ति जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कामायनी की आपसे पूछ रहा है तो आंसर कर दोगे जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद को याद रखना, कामायनी हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो झरना हो गया, आंसू हो गया। ठीक है, बहुत सारी जो है जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो कौन से राज्य है जहां पर थारू जनजाति निवास करती है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। पश्चिम बंगाल और असम है, झारखंड और छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है, या फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे क्या जाएगा, तो भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहाँ पर, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। और ये जो थारू जनजाति होती है ना, ये क्या करती है, तो ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, क्या करती है, तो हम लोग बात करेंगे तो ये जो थारू जनजाति है, ये दीपावली को क्या करेंगे, तो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, यह याद रखिएगा। ठीक है, दीपावली को उत्सव के रूप में मनाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ जनजाति है दूसरी तरफ राज्य, तो बताइएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मोपला केरल में, संथाल सिक्किम में, भील मध्य प्रदेश में, मैती मणिपुर में। क्या हो जाएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, संथाल। संथाल जनजाति जो है ये सिक्किम में नहीं रहती, बल्कि कहाँ पर, तो ये आपको संथाल जनजाति जो है ये आपको झारखंड और उड़ीसा में देखने को मिलेगी। ठीक है, कहाँ पर, तो झारखंड, और अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, तो उड़ीसा में आपको संथाल जो है जनजाति देखने को मिलेगी। अच्छा, भारत में हमारी जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति महोदया है, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी की, तो द्रौपदी मुर्मू जी जो है तो वो भी आप याद रखिएगा उड़ीसा से हैं और संथाल कम्युनिटी से ही बिलोंग करती हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कौन सी जनजाति का निवास स्थान बताएगा, तो अंडमान निकोबार में अगर हम लोग बात करें कौन सी जनजातियां रहती हैं, अंडमान निकोबार में अगर हम लोग बात करें कौन सी जनजातियां रहती हैं, जारवे है, सोम्पेन है, सेंटलीज है, उपरोक्त सभी है। क्या हो जाएगा, तो अंडमान निकोबार अगर हम लोग द्वीप समूह की बात करेंगे यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है, तो आंसर कर देंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, जारवे भी रहती है, सेंटलीज भी रहती है, और ठीक है सेंटलीज भी रहती है, और सोम्पेन भी रहती है। तो ये सभी जनजातियां अंडमान निकोबार में रहती हैं। गारो खासी जयंतिया किस राज्य में निवास करती हैं, तो क्या आ जाएगा, तो बताइएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे, अच्छा इसी खासी पहाड़ी पर आपको याद रखना है, खासी पहाड़ी पर क्या है, तो मासिन राम है। ठीक है, खासी पहाड़ी पर क्या है, तो मासिन राम है, जो कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, अगर हम लोग खासी पहाड़ी की बात करेंगे तो यहाँ पर मासिन राम है, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, क्या होती है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, मासिन राम में होती है। मासिन राम कहाँ पर है, तो खासी पहाड़ी पर है। खासी पहाड़ी आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी, क्या आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, मेघालय में। ठीक है, गारो खासी जयंतिया ये सब जो है आपको जनजातियां देखने को कहाँ मिल जाएंगी, मेघालय में। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे। निम्न सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ आपको क्या करना है, तो एक तरफ आपको ठीक है जनजातियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे क्या किया गया है, तो आपको राज्यों के नाम दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या जाएगा। तो अगर हम लोग गुज्जर और बकरवाल की बात कर लेंगे, तो गुज्जर और बकरवाल जो जनजाति हैं, तो ये कहाँ पर, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में निवास करती हैं। पहले का क्या जाएगा, तीसरा, पहले का तीसरा आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा, मतलब ये करेक्ट। डाफला मेरी अबोर की हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर, तो ये अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। कालबेलिया अगर हम लोग बात करेंगे तो कालबेलिया भील और गरासिया जो है ये राजस्थान में रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब येरबा, इरुगा और पिक्की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर, तो ये आपका कर्नाटक में रहती है। ठीक है, तो ये जो है हो जाएगा आपका। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में, बताइएगा क्या आ जाएगा, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में, नागालैंड में, असम में। अहोम जनजाति, चलिए जल्दी से बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर महत्वपूर्ण जनजाति है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा, तो अहोम जनजाति कहाँ पर, तो ये आपको नागालैंड में देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। किस राज्य में कुकी व मैती जनजातियां रहती हैं, तो बताइएगा क्या जाएगा। अभी हाल ही में मैती और कुकी जनजाति जो है तो ये संघर्ष और बहुत सारे लोगों के मारे जाने की खबर थी, और ये मामला काफी चर्चा में था। ठीक है, काफी चर्चा में था। तो ये कहाँ पर है, तो मिजोरम में, मणिपुर में, मेघालय में, या फिर त्रिपुरा में। क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे मणिपुर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो मणिपुर में। ठीक है, कहाँ पर, तो मणिपुर में। ठीक है, और मणिपुर में अभी बड़ा जो है विवाद चल रहा था, बड़े लंबे समय से हिंसा चल रही थी। ठीक है, तो यही कुकी और मैती जनजातियां थी। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। बुशमैन जनजाति कहाँ पर रहती है, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, न्यूबियन मरुस्थल, बताइएगा क्या आ जाएगा।
तो अगर हम लोग बात करेंगे तो बुशमैन जनजाति कहाँ पर रहती है, चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया आंसर करना क्या हो जाएगा। तो देखो बुशमैन जनजाति जो है तो ये कहाँ पर, तो ये आपको कालाहारी मरुस्थल में रहती है, ठीक है। सहारा मरुस्थल में अगर हम लोग बात करेंगे तो सहारा मरुस्थल में क्या हो जाएगा, तो बद्दू जनजाति, ठीक है। कौन सी, तो बद्दू जनजाति रहती है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। कौन सी, तो बद्दू जनजाति अगर हम लोग बात करें तो बद्दू जनजाति आपको सहारा मरुस्थल में देखने को मिलेगी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहते हैं, फेल्लाह कहते हैं, रेड इंडियन कहते हैं, यूपी कहते हैं, अफरीदी कहते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अमेरिका के मूल निवासियों की अगर हम लोग बात करेंगे क्या कहा जाता है, और जो ये अमेरिका है तो अमेरिका के समुद्री मार्ग की अगर आपसे पूछ ले कि समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, ठीक है, अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज किसने की है, तो क्या आंसर करोगे, तो आंसर करोगे 1493 में, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 1493 में, 1493 नहीं होना चाहिए, 1492 होना चाहिए ना, 1492 में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, 1492 में अगर हम लोग बात करेंगे तो अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, किसने की थी, तो कोलंबस ने की थी, ठीक है, किसने, तो कोलंबस ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, बताइएगा क्या जाएगा। तो कौन सा देश है जिसको प्यासे भूमि का देश कहा जाता है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, या फिर रूस है, क्या आंसर हो जाएगा। कौन सा देश है जिसको प्यासे भूमि का देश कहा जाता है, क्या आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासे भूमि का देश कहा जाता है। कारण क्या है, कारण ये है कि जो ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर मरुस्थलों की संख्या बहुत अधिक है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर पानी बहुत कम बरसता है, ठीक है, और पानी की बहुत ज्यादा संकट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम लोग बात करेंगे तो मरुस्थलों की संख्या बहुत ज्यादा है, पानी का बहुत संकट है, इसीलिए इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, बी हो जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है, क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप है। साथ ही साथ आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया जो है ये पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में। साथ ही साथ आपको याद रखना है इसके बीचों बीच से क्या हो रहा है, मकर रेखा गुजर रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से जल से घिरा, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या करते हैं, तो चारों तरफ से जल से घिरा, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। मकर रेखा बीचों बीच से गुजर रही है, पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में, सबसे छोटा महाद्वीप है और प्यासे भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर आपको क्या हो जाएगा, जहां पर आपको एक भी ज्वालामुखी नहीं देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर आपको क्या होगा, एक भी ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखिए। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी आंसर कर देंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, यहाँ पर कुछ उपनाम दिए गए हैं और सामने की तरफ देशों के नाम दिए हैं और आपको मिलान करना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कुछ देशों के आपको नाम दिए गए हैं और ठीक है उपनाम दिए गए हैं और कुछ देशों के नाम दिए गए, आपको मिलान करना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा, चलिए जल्दी से फटाफट से भी मेरे भाई आंसर करेंगे। तो नील नदी का वरदान आपको कह रहा है, नील नदी का वरदान किसको कहते हैं, मिस्र को कहते हैं। कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। झीलों का देश किसको कहते हैं, झीलों का देश या कहें हजार झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यूरोप का खेल का मैदान किसको कहते हैं, स्विट्जरलैंड को कहते हैं। और मध्य रात्रि के सूर्य का देश कई बार आपसे पूछा गया, नॉर्वे को कहते हैं। तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, पहले का तीसरा आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन संख्या ए करेक्ट हो जाएगा। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, ठीक है, तीसरे का चौथा और जो है चौथे का दूसरा, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और आज के सेशन में हम लोग यही 100 प्रश्न करने वाले हैं और उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो सेशन अगर पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएगा। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। आपसे भी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले लाइक शेयर करके ही जाइएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।